आप तमाम बच्चों को गुड मॉर्निंग भाई। और मैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश में आज इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब को लेके चल रहा हूँ और वर्ब का आज 4th पार्ट है और ये अंतिम पार्ट है। इंट्रोडक्शन चल रहा, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ इसको, चूँकि वर्ब का तो विशाल रूप है अपने आप में और उससे हम लोग इंट्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, एकदम परिचित हो रहे हैं, ताकि आगे का जो लेसन पढ़ेंगे थोड़ा सा हमको इससे मदद मिलती रहेगी। और अब जानिए, एक जनरल नॉलेज आपको चाहिए भाई, एक कॉमन नॉलेज चाहिए इंग्लिश का, ताकि आपको काफ़ी सहूलियत होगी। जो जानते हैं उसकी बात तो मैं नहीं करूँगा, जो नहीं जानते वो परिचित होइए, जानिए क्या है मेन वर्ब, क्या है, उसके कितने रूप होते हैं और मेन वर्ब की काइंड कितने होते हैं, वर्ब के काइंड कितने होते हैं, आप पीछे की वीडियो में जाने होंगे। और आज जानिए कि हेल्पिंग वर्ब के बारे में चर्चा आज मैं करने जा रहा हूं। और हेल्पिंग वर्ब को जानिए, इसकी परिभाषा को जानिए, चूँकि पीछे जब मैं वर्ब को 2 भागों में बांटा था, तो एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। तो मेन वर्ब के बारे में मैंने थोड़ी बहुत चर्चा इंट्रोडक्शन क्लास में जितना होना चाहिए उतना कर दिया है। और अब मैं आपको हेल्पिंग वर्ब, स्पेशली हेल्पिंग वर्ब का वीडियो मैं दे रहा हूँ, एक छोटा सा वीडियो में बनाने जा रहा हूँ, लगभग 25-30 मिनट का। आप इससे परिचित होइए, बहुत कुछ मैं इसमें नहीं देने जा रहा हूँ, एकदम बस आप परिचित हो जाइए थोड़ा बहुत। मैं इसकी चर्चा लेसन नंबर 3 में, लेसन जो पहला शुरू होगा, ये तो क्लास मेरा चला इंट्रोडक्शन क्लास है। अब आगे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तो वो इंट्रोडक्शन क्लास नहीं होगा, मेरा एक्चुअली एक क्लास होगा, लेसन वाइज होगा क्लास। तो 3rd लेसन जो मेरा होगा वो वर्ब का होगा, जहाँ मैं एकदम बृहद पूर्वक बताऊँगा आपका हेल्पिंग वर्ब के बारे में, मेन वर्ब के बारे में पुनः मैं बताऊँगा आपको, और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जानिए इस चीज़ को, इसकी गहराई को जानिए, इसकी सच्चाई को जानिए और सारे कन्फ्यूजन को हटाइए। चूँकि इंग्लिश एक महासागर है, तो हम लोग उतना तो उसको उपज नहीं सकते हैं, उसको उतना रख नहीं सकते, लेकिन उसमें जो कुछ मोती हैं उसको हम लोग चुन करके अपने आप में रख लें और बस उसका यूज़ करें, वही काफ़ी है मेरे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज सुबह वर्ब के बारे में। और उसमें वर्ब में है आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बारे में। अब आइए, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? हेल्पिंग मतलब होता है सहायता करने वाला या सहायता करने वाली। ING जब जैसे राइट में लिखना, राइटिंग में लिखने वाली, लिखने वाला, लिख रहे हैं, बहुत होती आगे आ रहे हैं हम। तो हेल्पिंग मतलब मदद करने वाली वर्ब ने क्रिया, मदद करने वाली क्रिया है ये। मदद करने वाली क्रिया किसको मदद करेगी? तो मदद जब भी ये करेगी तो क्रिया को ही करेगी, क्रिया को क्रिया मदद करती है, इंसान को इंसान मदद करता है, औरत को औरत मदद करती है, ऐसे होता है बस। तो जान लीजिए हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। तो ये वो क्रिया है जो मुख्य क्रिया को मदद करती है, इसलिए सहायक क्रिया कह। जैसे आप देख लीजिए, आप कहते हैं कि ही इज राइटिंग, आप यहाँ देख लीजिए, राइटिंग एक मेन वर्ब है। चूँकि आप आ चुके हैं, पीछे में चर्चा कर चुका हूँ, राइट में लिखना ये मेन वर्ब है, ना वाला सारा मेन वर्ब होता है। कुछ अब बात छोड़ कर पटना लिखना, पटना खिलौना, ये सब छोड़ करके, तो ये राइटिंग मेन वर्ब है। मेन वर्ब के 6 रूप होते हैं, 6 रूप में से कोई भी रूप क्यों ना हो, उसके साथ अगर ये दूसरा कोई वर्ब लगा हुआ है तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, इसलिए ये आपका HV है, ध्यान रखिए। इसी को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, वह क्रिया जो किसी मुख्य क्रिया की मदद करे, अकेले नहीं आवे, अकेले नहीं, अकेले आएगा तो फिर वो सहायक क्रिया नहीं होगी, ध्यान रखिएगा आप एकदम, मेरा कंसेप्ट। और आप भी आज से ये कंसेप्ट रखेंगे कि वह क्रिया जो सदैव मेन वर्ब के साथ आवे, मेन वर्ब को मदद करने के लिए सेंटेंस में आवे, अकेले कभी नहीं, उसे मुख्य क्रिया कहते हैं, सॉरी उसे सहायक क्रिया कहते हैं। कि वह क्रिया जो सदैव मेन वर्ब के साथ आए और इसे मदद करे, उसे ही हम सहायक क्रिया कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब इंग्लिश में सुन लीजिए कि द वर्ब दैट ऑलवेज कम्स विथ द मेन वर्ब इन द सेंटेंस इज कॉल्ड अ हेल्पिंग वर्ब। फिर सुन लीजिए इंग्लिश में कि द वर्ब दैट ऑलवेज कम्स विथ अ मेन वर्ब इज कॉल्ड अ हेल्पिंग वर्ब। ये हुआ कि वह क्रिया जो सदैव मुख्य क्रिया के साथ आती है उसे ही कहते हैं सहायक क्रिया। बस ये, और इसमें एक परिभाषा और जुड़ती है इसमें कि अब एक शब्द और मैं जोड़ना चाहता हूँ उसको, और इसमें आप कंफ्यूज करेंगे, कन्फ्यूजन की जगह तुम्हारे पास है नहीं, कि द वर्ब
दैट ऑलवेज कम्स विथ अ मेन वर्ब, नेवर एलोन, नेवर एलोन, अकेले कभी नहीं, इज कॉल्ड अ हेल्पिंग वर्ब, कि वह क्रिया जो सदैव मुख्य क्रिया के साथ आती है, अकेले कभी नहीं, उसे ही हम सहायक क्रिया कहते हैं। चलिए मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ आपको, आप लोग देखो सारे बच्चे। देखो डेफिनेशन में लिख रहा हूं इसको, आप सारे बच्चे इसको देख लो। द वर्ब दैट ऑलवेज कम्स विथ अ मेन वर्ब, always comes with a main verb, never alone, is called a helping verb। देख लीजिए, मैं डेफिनेशन दे चुका हूं कि द वर्ब वह क्रिया, दैट जो ऑलवेज हमेशा कम्स आती है विथ अ मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ, नेवर अलोन अकेले कभी नहीं, इज कॉल्ड कहलाती है अ हेल्पिंग वर्ब, एक सहायक क्रिया। अब हिंदी में बोल जाता हूँ, लिखूंगा नहीं, बस हिंदी बोल जाता हूँ, आप मोबाइल को पॉज करके अपना हिंदी लिख सकते हैं कि वह क्रिया जो सदैव मुख्य क्रिया के साथ आती है, अकेले कभी नहीं, उस क्रिया को हम सहायक क्रिया कहते हैं। फिर सुन लो हिंदी, कि वह क्रिया जो सदैव मुख्य क्रिया के साथ आती है, अकेले कभी नहीं, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। ध्यान रखिए, आप एग्जाम्पल में दे चुका था और फिर मैं दे रहा हूँ, ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था। ध्यान रखिए, ये मेन वर्ब है और उसके साथ ये वर्ब आया है, ये एच बी है, सी वाज टू गो, ये मेन वर्ब है, चाहे कोई भी रूप हो, 6 फॉर्म्स, देयर आर 6 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब, को मेन वर्ब कोई भी हो, उसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, तो आप इसको एच भी कहेंगे। ध्यान रखिए ये चीज़ है। अब किस मेन वर्ब के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब, इसकी बात आगे हम करेंगे भाई, अभी नहीं, बस आप अभी जो थ्योरी है आप उसको जान लो, तो ये भी इसकी परिभाषा। आइए, इसमें अब आपको एक कन्फ्यूजन होगा, निश्चित बात आती होगी आपके दिल में, है ना। आइए, हम उस कन्फ्यूजन को भी हटा देना चाहते हैं। देखिए, अभी आप एक ट्रांसलेशन में दिया था कि ही, गौर से देखेंगे इसको जरा सा, ही वाज प्लेइंग, वह खेल रहा था, ये एम भी है और ये तो एच भी होगा, स्वाभाविक है, एच भी है, ये ध्यान रखिए, मैं लिस्ट देने जा रहा हूँ, मेंबर के साथ आया है या एच भी है। और मैं बोला कि वह वर्ब जो सदैव मेन वर्ब के साथ आती है, उसको हम सहायक क्रिया कहती है, और सहायक क्रिया कभी अकेले नहीं आती है। और आपको तो बहुत मिलता है, अगर वाज हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट में आता है, एम, इज, आर, वाज, वेयर, ये हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट में आता है। मैं पूरा लिस्ट देने जा रहा हूँ, 27 हेल्पिंग वर्ब है, 27 का लिस्ट मिल रहा है भी आपको। अब देखिए, एक ट्रांसलेशन बनाता हूँ, ही वाज इन द स्कूल, ऐसा गौर से यहाँ देखिए, वाज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ वाज फिर पूरा दूसरे सेंटेंस मैंने दिया है, इसके साथ प्रीपोजिशन है, और उसके द स्कूल ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये प्रीपोजिशन है, ये नाउन है, और ये वर्ब एचबी के रूप में यहाँ है, और वही वर्ब सेम यहाँ आया है। ध्यान रखिए आप, और सिर्फ यही वर्ब आके पूरे सेंटेंस को बनाया है, क्यों विदाउट वर्ब यू कैन नॉट इमेजिन इवन अ सिंगल सेंटेंस, क्योंकि वर्ब के बिना आप एक भी वाक्य की परिकल्पना तक नहीं कर सकते हैं, कल्पना तक नहीं कर सकते हैं।
मतलब विदाउट वर्ब यू कैन नॉट मेक अ सेंटेंस, कि बिना क्रिया का तो वाक्य आप बना ही नहीं सकते हैं। कॉन्सेप्ट रखिए एकदम दिमाग में हमेशा। अगर आप इसको हटा दें तो ये पूरा सेंटेंस नगण्य हो जाएगा, ये जीरो वैल्यूलेस हो जाएगा, इसकी कोई महत्ता नहीं रह जाएगी और यह एक सेंटेंस कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि बिना वर्ब का तो सेंटेंस बनता ही नहीं। तो चलिए, ये वर्ब है। अब ये वर्ब तो भाई मेरी परिभाषा आई है कि वह वर्ब जो सदैव मेन वर्ब के साथ आता है, अकेले कभी नहीं, उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और यहाँ वाज है, लेकिन यहाँ वाज तो फिर यहाँ अकेले है, इसके साथ कोई मेन वर्ब तो नहीं है। तो फिर आपके यही बात आपके दिमाग में आ गई होगी जिसमें मैं बोलता होऊंगा कि अकेले कभी नहीं, तो फिर आप तो बोलते हो आई एम ए स्टूडेंट, ही वाज अ स्टूडेंट, ही वाज अ टीचर, ये कैसे हो जाएगा, अकेले तो है यहाँ। तो ध्यान रखिए, इन दिस पोजिशन इट इज एम बी मेन वर्ब। ध्यान रखिए कि वह वर्ब जो सदैव मेन वर्ब के साथ आती है, अकेले कभी नहीं, सहायक क्रिया कहलाती है। अब आप जान लीजिए, अगर कोई भी सहायक क्रिया किसी सेंटेंस में अकेले रहे तो इन दैट पोजिशन दिस विल बी कॉल्ड ओनली एमवी, यानी मेन वर्ब, नेवर हेल्पिंग वर्ब। समझ गए होंगे। हेल्पिंग वर्ब के लिस्ट में कुछ वर्ब्स हैं जो सेंटेंस में अकेले भी आती है और मेन वर्ब के साथ भी आती है। मेन वर्ब तो शब्द भी करेगी, मेन वर्ब सब आएगी, लेकिन कुछ है जो अकेले भी आने की क्षमता रखती। तो वो क्रिया जो अकेले आने की क्षमता, वो हेल्पिंग वर्ब के लिस्ट में रहने वाली क्रिया जो अकेले आने की क्षमता रखती है, तो ऐसी क्रिया अकेले रहने पर मुख्य क्रिया कहलाएगी, हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं। सर समझ गए। फिर सुन लीजिए आप कि ऐसी हेल्पिंग वर्ब के लिस्ट में रहने वाली जितनी क्रिया सब मुख्य मेन वर्ब के साथ तो आती है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी सहायक क्रियाएं हैं जो अकेले भी आने के लिए सक्षम है और सेंटेंस में अकेले आकर के सेंटेंस का निर्माण करती है। तो ऐसी क्रिया इस परिस्थिति में कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएगी, बल्कि वो खुद मुख्य वर्ब कहलाएगी, मुख्य क्रिया कहलाएगी, मेन वर्ब कहलाएगी। यानी कि आप जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट बनाने वाली जितनी भी क्रिया है, उसको जब भी आप अकेले देख लें तो आप कर सीधा भाई ये एम भी है, मेन मुख्य क्रिया है, एच पी हो ही नहीं सकता। एच पी देख ली, इसको आप एक मेन वर्ब डाल दो। भाई प्रिंसिपल ना रहे तो असिस्टेंट प्रिंसिपल ही प्रिंसिपल कहलाता है। अब प्रिंसिपल जब आ जाए तो फिर वो प्रिंसिपल ना होकर वह सहायक प्रिंसिपल, असिस्टेंट प्रिंसिपल हो ही जाता है। यही बात होती है। जब यहाँ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वाला मुख्य क्रिया है, तो ये प्रिंसिपल नहीं बनेगा। ध्यान देंगे, वाज नहीं बनेगा। और जिस तरह हाँ, ये जब नहीं रहेगा, मुख्य क्रिया जब नहीं रहेगा, असिस्टेंट यानी सहायक ही मुख्य की भूमिका करता है। अब यहाँ देख लीजिए, आई एम ए स्टूडेंट, एम इज आर वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट में है, उसी में से मैं उठा के ला रहा हूँ। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ देखिए एम भी, अब यहाँ ये एच भी आ गया। फिर अगर आप लिखते हैं आई एम आ स्टूडेंट, इन दिस पोजिशन दिस इज एम भी। चूँकि अकेले तो सिर्फ और सिर्फ एम भी को ही आने की क्षमता होती है और उसी पर यह रूल लगता है। ध्यान रखिएगा, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया उसी को बोलते हैं, प्रधान क्रिया बोलते हैं। परिभाषा हमारी आई होगी, हमने उसमें लिखाया था प्रिंसिपल की, वह वर्ब जो सेंटेंस में अकेले आने की क्षमता रखता है या सहायक क्रिया के साथ, वो मुख्य क्रिया कहलाती है। ध्यान रखिए। तो अकेले आने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ होता है किसको, मेन वर्ब को। और किसी हेल्पिंग वर्ब को अगर आप अकेले लाके सेंटेंस बनाते हैं तो इस स्थिति में वह हेल्पिंग वर्ब मुख्य वर्ब कहलाए, मुख्य वर्ब, न कि हेल्पिंग वर्ब। बस यही चीज़, ये कंसेप्ट है, इसको रखिए। और हम लेसन नंबर 3 में वहाँ बताएंगे, फिर इसकी चर्चा करेंगे बृहत्पूर्वक। बस थोड़े सा जो आपके दिल में कन्फ्यूजन आ गया, डेफिनेशन के हिसाब से जो कन्फ्यूजन आ जाता है उसको मैं थोड़ा क्लियर कर रहा था और मैंने क्लियर कर दिया। और ज़्यादा अब कुछ यहाँ मैं नहीं, थोड़ा सा मैं आज निकलना चाहता हूँ इससे थोड़ा सा, इसलिए अब एक और इसको जान लीजिए। अब आप शायद जान गए होंगे कि वह हेल्पिंग वर्ब अगर वो अकेले सेंटेंस में आती है तो वो सदैव मेन वर्ब कहलाएगी। इसलिए मैं इसका लिख देता हूं, एक कंसेप्ट में लिखता हूं, एडवाइस, द
एच भी शॉर्ट फॉर if a helping verb comes along in a sentence in this position, this HV will be called MV। MV मैंने मेन वर्ब, ध्यान रखिए मेन वर्ब पूरा लिख ही देता हूं मैं इसको ताकि किसी बच्चे को दिक्कत ना हो। चलिए अब सुनिए जरा सा। इफ अगर अ हेल्पिंग वर्ब कोई मतलब कोई सहायक क्रिया कम्स आती है, एलोन अकेले आती है, एलोन अकेले इन द सेंटेंस वाक्य में, अगर कोई भी सहायक क्रिया सेंटेंस में अकेले आती है तो इन दिस पोजिशन इस स्थिति में दिस एच भी माने यह सहायक क्रिया विल बी कॉल्ड कहलाएगी अ मेन वर्ब एक मुख्य क्रिया। अब हिंदी में इसको बोल जाता हूं एक सांस में, आप उसको जान लो कि अगर कोई सहायक क्रिया किसी सेंटेंस में अकेले अगर आ जाती है तो इस स्थिति में वह सहायक क्रिया मुख्य क्रिया कहलाएगी। जैसा कि मैंने एग्जांपल पहले दे चुका हूं, ध्यान रखिएगा। इसलिए किसी की परिभाषा बदलेगी नहीं, सबकी अपनी अपनी परिभाषा है, इस ढंग की बात है। तो चलिए भाई मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देता हूं आपको यहाँ, और आप सारे बच्चे देख लो। इसके नीचे आप लिख देंगे, चूंकि बोर्ड पर हमारी जगह नहीं है तो आप यहाँ लिखेंगे इसके नीचे एग्जाम्पल के रूप में। आप देख लो, राम was a playing, यहाँ ये एम भी हो गया तो ये हो गया आपका एच भी। और यहाँ देख लीजिए राम वाज इन द स्कूल, राम स्कूल में था। आप यहाँ देखिए वाज आपका हो गया एम भी, क्योंकि ये आपका अकेले है, अकेले है, इसलिए इसके साथ कोई एम भी नहीं है, मुख्य क्रिया नहीं है। मेरे ख्याल से आपको समझ में बात आई होगी, और मैं तीसरा लेसन इसका भरपूर चर्चा करने जा रहा हूँ, बस थोड़ा इसको आगे बढ़ाता हूँ मैं। अब आइए मैं आपको दे रहा हूँ लिस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। आप लिस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब ले लो। आप प्रश्न उठता है कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी है? भाई इसकी सीमित संख्या है, इसकी 27 सहायक क्रिया है मेरी लिस्ट में 27। देयर आर 27 हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश लिटरेचर। बहुत टीचर को मैंने 24 पढ़ाते हुए देखा है, और बहुत छात्रों में पूछा हूँ तो वो बोलता है कि 24 है। 24 नहीं, आज के बाद जीवन में सदैव 27 जोड़िए आप, और डट के आप लिखते रहिए, बोलते रहिए। कोई 24 बोले तो भी आप उसकी बात को तो मानने का मतलब होता है कि गलत बात को स्वीकार कर लेना। इसलिए आप जाने कि देयर आर 27 हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य में लिस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, उसी हेल्पिंग वर्ब्स को बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं आप इसी को। चलिए तो इसका मैं एक लिस्ट देता हूं, इसकी संख्या हेल्पिंग वर्ब्स कितने भाई? टोटल 27। बस अब लिस्ट में मैं इसको दे दिया। अब यहाँ देख लीजिए आप, एम इज आर was where, थोड़ा सी मीनिंग के साथ मैं लेता हूँ, मीनिंग के साथ आप लीजिए। एम माना हूँ, चलिए एम इज माना है, और हैं भी ध्यान रखिएगा। हैं हम लोग, मैं कहीं बोला था पिछले वीडियो आप सुने होंगे कि हम हिंदुस्तानी व्यक्ति, हमारी भाषा में अनुशासन, नम्रता, व्यवहार होना चाहिए।
एक सम्मान होना चाहिए। इसलिए हम कभी कभी सिंगुलर नाउन के लिए भी हैं का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी बैठे हैं, पिताजी बैठे हैं नहीं, बैठे हैं, तो हैं इस अवस्था में हैं के लिए हम इज लेंगे। इसलिए इज की इंग्लिश है और हैं दोनों होती हैं। आर माने है भी होता है और हैं भी होता है और हो भी होता है। मैं इसको थोड़ा क्लियर करना। अब देखिए हैं और यहाँ भी हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, मैं बोला ना कि है आपको आर के लिए भी है, मतलब आर के सेंस में भी हम लोग है ले आते हैं, है ना। जैसे अब देखिए तुम कहाँ रह रहा है, तुम कहाँ रह रहा है, हम लोग बाहर बोल जाते हैं वेयर आर यू लिविंग। तो तुम कहाँ रह रहा है, रह रहे हो भी देते हैं, क्योंकि आप है भी बोल जाते हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग हो जाता है जैसे कभी अरे वह सब खेल रहा है, वह सब खेल रहा, वे सब खेल रहे हैं बोलेंगे एक्चुअली शुद्ध हिंदी में हम बोल देते वह सब खेल रहा है। क्या वह सब खेल रहा है, अब है के लिए क्या देंगे, इज देंगे नहीं, पुलर आर। इसलिए आर की भी हिंदी, हम लोग हिंदुस्तानी है तो इसलिए हिंदुस्तान में तो भाई कुछ चीज़ ऐसा रखिए जो हम लोग दिन रात अपनी भाषा मिक्सअप करते रहते हैं। तो चलिए आर माने है हो तो होता है, वाज वेयर, इस दोनों की हिंदी होती था, थे और थी। इसके बाद था, वेयर का नहीं था वही कर, तो तुम कहाँ खेल रहा था, तुम, अब था ले आए कि नहीं आए, उसके लिए क्या करें, वेयर ही देना पड़ेगा। इसलिए ये होता हमारे हिंदुस्तानी भाषा में सब चलती है एम इज और वाज वेयर। अच्छा अब देखिए बी, बीन, बीइंग, ये मीनिंगलेस है। चलिए हैज, हैव, हैड, इसको देख ग्रुप याद रखिएगा खाली, हैज हैव, हाँ, डू, डज, डिड, हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में मीनिंगलेस। चलिए उसके बाद अब आपको ले रहे हैं 5 3 8। हाँ अब देखिए आप ले लो कैन, कैन मतलब सकना, कैन, कूड, इसका माने होता है सका, सकी, सके, सका, सकी, सके, वही होता है मे माने भी होता है सकना। हम इसका डिटेल में बताएंगे, अभी बहुत इंट्रोडक्शन क्लास को अगर उस ढंग से बताना शुरू करें तो फिर एक लेसन हो जाएगा ये। अब मैं इसको इंट्रोडक्शन के रूप में रखना चाहता हूँ। सका, सकी, सके, ये देख लीजिए इसका अब सकता था, सकती थी, सकती थी भी होता है। इसका बारे सकता था, सकती, मतलब अभी चर्चा मैं नहीं करूँगा, चर्चा इसके पूरी जो पढ़ा नहीं रहा हूँ इसको मैं। आप देखिए विल, विल मैंने गागेगी होता, सब जानते हैं, विल सैल, इसका माना होता गागेगी। आप ये देखिए विल, वुड, शुड, हाँ शुड माने चाहिए, मस्ट, मस्ट माने भी चाहिए, और टू, OUGST, और टू माने भी चाहिए, ध्यान रखिए, यूज्ड टू, इसका वो मीनिंगलेस है इसका। चलिए फिर और मैं दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा मैं इधर से मिटा देता हूँ भाई। चलिए नीड, नीड मतलब होता की जरूरत, होना, और मीनिंग डेयर, साहस करना, देख लीजिए। सत्ताईस हेल्पिंग भरपूर गए, देखिए संख्या इसकी आप गिन लोगे 27। देर आर 27 हेल्पिंग वर्ब्स जस्ट बिफोर यू, आपके सामने 27 हेल्पिंग वर्ब गिन लोगे आप सारे के सारे और इसको रट जाइएगा। अब क्या होता है, ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं 27 आपको लिस्ट मिल गया, मीनिंग के साथ, लगभग मीनिंग के साथ मिल गया है। अब इसकी चर्चा तो इतना ज़्यादा करेंगे तो आपको वहाँ से यहाँ चर्चा, इसकी तो कई वीडियोज़ बनेंगे, आप देख रहे हैं ना, कई वीडियोज़ बनेंगे इस हेल्पिंग वर्ब पे। और हेल्पिंग वर्ब को मैं रेसा रेसा निकाल के बताने जा रहा हूँ, एकदम बढ़िया से आप जानो, जो आज तक आप नहीं जानते होंगे और मैं किसी टीचर के मुंह से मैं नहीं सुना हूँ आज तक। मैंने देखा इसकी जो बहुत हाँ मोटी मोटी बातें तो सब बोल दिए हैं, लेकिन एक्चुअली जो इसकी सीक्रेसी है, इसका एक रहस्य है, उसको आप देखिए।
और मैं बताऊंगा। बिना सेक्रेसी को जाने तो फिर इसकी पूर्णता की तो कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, इस 27 हेल्पिंग वर्ब्स को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, इन 2 पार्ट्स, है ना। और उस दोनों पार्ट्स के नाम अलग अलग रखे गए हैं। आप सारे बच्चे इस बात को जानें। आप सारे बच्चे इस बात को जानिए कि ऑल द 27 हेल्पिंग वर्ब्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कि 27 हेल्पिंग वर्ब जो है इस 27 को 2 भागों में बांटा गया है। मैं उसका लिस्ट दे रहा हूं, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। ऑल द 27 हेल्पिंग वर्ब्स हैव बीन divided into 2 parts, 2 parts have been divided, बांटे गए हैं into 2 parts, 2 भागों में। इसकी हिंदी हो जाती है, हिंदी में आप लिख लोगे यहाँ इस ढंग से अपना आराम से, कि सभी 27 मतलब कुल 27 हेल्पिंग वर्ब्स को 2 भागों में बांटे गए हैं। कुल 27 हेल्पिंग वर्ब्स को 2 भागों में बांटे गए हैं। ध्यान रखिएगा, तो 2 भागों में सब के सब बांटे गए हैं। अब कौन कौन भाग है, तो आप आइए जरा सा देख लीजिए। अब नीचे आप चार्ट, चूंकि हम जगह बना रहे हैं, आप लोग नीचे लिखोगे जैसे मैं बता रहा हूँ। आपको कोई दिक्कत नहीं, मैं इंग्लिश में लिखूँ तो भी आपको घबराने की बात नहीं, चूंकि मैं आपके साथ हूं और हिंदी हमेशा बोलते रहता हूं। अब देखिए 27 HB, अब इसको देखिए, इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसको देख लीजिए, अब यहां देख लो 2 भागों, और नाम भी अलग अलग रखा गया सबका। अब इसको बोलेंगे, आप ध्यान रखेंगे, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। एक पार्ट का नाम हो जाता प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, या इसी का दूसरा नाम है नोशनल हेल्पिंग वर्ब्स। अब इसको याद रखिए, आप थोड़ा इंग्लिश का नॉलेज बढ़ जाएगा आपका। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स बोलेंगे या नोशनल हेल्पिंग वर्ब्स, नाम क्या क्या सब डिटेल बताऊंगा मैं आपको। और इधर पर जाता है आपको मॉडल ऑक्सिलियरी, AUXILIA, ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, या इस 3 सब को मिला के आप एक कह सकते हैं मॉडल्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये 3 शब्द के बदले आप सीधा मॉडल्स भी लिख सकते हैं। नहीं, मॉडल्स का मतलब हो गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये देख लीजिए, अब इसको मैं चार्ट दे रहा हूँ, आप देख लो इसमें कौन कौन है। इसमें आता है एम, इज, आर, वाज, वेयर। इसको देखो भाई, बहुत आदमी वर्ब बोलते हैं और हम लोग बिहारी हैं भाई, सॉरी, बिहार में इसका उच्चारण वेयर बोला जाता है। बहुत आदमी वेयर भी बोलता है, आप वेयर बोलो, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपने हिसाब से लोग बोलता है। तो रीजनल भाषा से प्रभावित होती है। वेयर, आई एम, इज, आर, वाज, वेयर। बी, बीन, बीइंग, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। अब देख लो, इसकी संख्या हुई होगी टोटल 14। अब इधर आइए आप, इधर है कैन, कुड, मे, माइट,
कैन कुड में माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, used to, need, dare। इसकी पूरी संख्या आई होगी 13। हमको लगता है पूरा कंप्लीट होगा सर। अब देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ चल ठीक है। इसकी टोटल संख्या 13 है और इसकी टोटल संख्या 14 है, यानी 14 है। ध्यान रखिएगा, आप की संख्या मैंने पूरी कर दी। तो ये है हेल्पिंग वर्ब्स और ये है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब थोड़ा सा इस पर और चर्चा मैं थोड़ा कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा मैं करना चाहता हूँ बस, और ज़्यादा कोई चर्चा नहीं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से मैंने लिख डाला बोर्ड पे। अब ध्यान रखिए, हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में थोड़ी चर्चा मैं करूँगा, थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब मैं इसको मैं ये कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ, चूँकि देखिए इसका विशाल रूप है और थोड़ा सा एम इज आर की जरूरत हमको, एक दो लेसन जो शुरुआती जो पढ़ेंगे ना उसमें हमको एम इज आर वाज वेयर की जरूरत पड़ जाएगी, इसलिए हम उतनी चर्चा करेंगे, ज़्यादा नहीं। क्योंकि हमको जो लेसन से, जिस लेसन से हम स्टार्ट करेंगे ना, उस लेसन में हमको जिस वर्ब की जरूरत पड़ेगी उसी वर्ब की थोड़ी सी मैं चर्चा कर देता हूँ। अब ध्यान रखो जरा सा, इसीलिए हम देखिए एक्चुअली यूज है एम है जैसे, तो एम का प्रयोग एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है। ध्यान रखिए, सिर्फ और ये जो आई के साथ, एम जो पैदा लिया है ना, सिर्फ और सिर्फ आई के लिए पैदा लिया और किसी के लिए आई पैदा नहीं लिया है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका इज है, मैंने लिख दिया हूं इज, वाज, ये जब भी होगा आप इसके साथ होगा ही के लिए होगा, सी होगा, इट होगा। हम थोड़ा सा लिख चुके हैं प्रोनाउन के बारे में, आपको ये प्रोनाउन की लिस्ट है, ही सी इट होगा। उसके बाद आपका वन नाउन, जब ही आपको सब्जेक्ट के रूप में आपको ही आवे, सी आवे, इट आवे या वन नाउन, कोई भी एक नाउन आ जाए तो आप सीधा उसके साथ आप दिस इज या वाज लाएंगे। इज है के लिए, वाज था तिथि के लिए ये, और आर और वेयर ये आपको जब भी होगा, यू के लिए होगा, है ना, वी के लिए होगा, दे के लिए होगा। इसमें और एक चीज़ जोड़ लीजिए, दिस भी कर सकते हैं, दैट भी कर सकते हैं, और इसमें दीज के आएगा, दोज या प्लुरल नाउन जब एक से अधिक, एक ही से अधिक जब भी कोई नाउन रहेगा समान तौर पर हम उसके साथ आर वे प्लुरल नाउन, बस यही चीज़ है। एक से अधिक नाउन जब भी रहेगा सब्जेक्ट के रूप में तो वहाँ आर या वेयर का प्रयोग करेंगे। अब प्रोनाउन के रूप में जब ये यू रहेगा, वी रहेगा, दे रहेगा, दिस रहेगा, दोज रहेगा, तो इस सब के लिए हम लोग सब यूज़ करेंगे। तो ये था एम इज आर वाज के बारे में थोड़ी सी चर्चा। ये थोड़ी चर्चा एकदम यहाँ तो लगभग परिचय करवा रहा हूँ आपको, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। चूँकि पढ़ाने के लिए तीसरा लेसन के लिए आप एकदम तैयार रहिए, कापी कलम लेकर के वहाँ भर के मज़े लीजिए आप। यहाँ कुछ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, अब मैं जल्दी से इसको इंड करके निकलना चाहता हूँ। अब मैं भर्व का आज मैं इंड कर रहा हूँ। भर्व के बाद मेरे पास कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन 3 बचता है, जिसको मैं एक वीडियो में समेटने का प्रयास करूँगा, समेट के इंड करूँगा। और मैं पहला लेसन जहाँ से इंग्लिश आपकी रियल इंग्लिश शुरुआत होती है, जहाँ से आप रिटेन, स्पीकिंग, ग्रामर, कंपटीशन, जो भी पर्पस आप लेके चलते हैं वो पर्पस वहाँ से शुरू होने जा रहा है। तो चलिए मैं इसको ये कर देता हूँ। अब आइए इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया, ध्यान रखिएगा, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। और 2 भाग में एक मॉडल, ये जो मॉडल्स है इसको एक हो जाता है, ये कैन, कुड, मे, माइट, सब मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपको। इसमें आपको 3 को निकालिए, 1 3 है ना,
ये हो जाता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो जाता है। और एक ये 3 को बोला जाता है मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। आइए जैसे मैं लिख देता हूँ इसको भी, क्यों इसका ऐसा होता है इसकी चर्चा हम अब भी एकदम नहीं करेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, इसको थोड़ा परिचय, आप सिर्फ नाम याद रखेंगे। आप नाम याद रखो कि मैंने क्या लिखा। मैं जब ही मैं थर्ड लेसन जाऊंगा, चाहे थर्ड लेसन पहुंचने हमें समय जितना लग जाए वो अलग बात होती है, चूँकि पढ़ाऊंगा तो अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा। लेसन का महत्व अपने आप में, तो जितने भी मॉडल्स हैं ना, ये मॉडल्स जो 13 है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसको भी, इसके 2 नाम है ना। इसका आपको है, इसका एक नाम है मॉडल इसका एक नाम है, और इधर ही हो जाता है इसका दूसरा नाम, इसी में से छापते हैं मार्जिनल मॉडल या इसी को आप बोल सकते हैं सेमी डैश देना पड़ेगा, सेमी मॉडल ऑक्सिलियरी। ये मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब या सेमी मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। सेमी के बाद हाइफन देना ही पड़ेगा, मॉडल वहां मिलेगा तो ही हाइफन रहेगा ही, सेमी मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। अब इसमें देखिए क्या क्या आता है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, और टू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैन, कुड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू। और यहाँ आप आ जाइए नीड, डेयर और यूज्ड टू। 3 यहाँ। अब देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इधर और 3 उधर, 13 है ये टोटल मिला करके। अब देख लीजिए, एक्चुअली मॉडल्स जो होता है ये सदैव फिक्स है, इसके साथ V1 ही आएगा। चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये बिना मेन वर्ब का नहीं आएगा। मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ है, और इस इंटरेस्टिंग चीज़ को वहाँ जगह मैं चर्चा करूँगा बृहद रूप में, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। अब देखिएगा, और मॉडल्स इसके साथ प्लस V1 आएगा। लेकिन होता है क्या, मॉडल्स का क्या अर्थ होता है जान लीजिए। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है इसके बारे में भी जान लीजिए। चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब्स कोई भी सब्जेक्ट आवे सबके साथ एक जैसा ही फिक्स रहेगा। सब्जेक्ट के अनुसार ये कभी नहीं बदलता है, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार इसके बदलने की संभावना रहती है। अब कैसे, मेन चूंकि इसमें ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब तो है ही, साथ साथ यह मेन वर्ब की भी भूमिका करने लगता है, इसलिए इसको अलग कर दिया गया। कहने का मतलब ये 3 जो मॉडल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें आपको मॉडल्स का गुण है ही, V1 लेगा ही, साथ साथ ये सब आपको मेन वर्ब की भी भूमिका करने लगता है। मेन वर्ब की भूमिका करने का मतलब रूप बदलेगा, नीड है तो नीडेड भी हो सकता है, डेयर्ड हो सकता है, ये सब हो सकता है। हाँ, यूज, यहाँ यूज रहती है, यहाँ हो सकता है कि डी हट जाएगा, यूज भी होगा, ये चीज़ हो जाती है। और इसके पहले कोई और भी हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। मॉडल का रूल नियम होता है कि इसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, इसके बाद फिक्स है कि V1 ही आएगा। और ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ आएगा तो अपना रूप नहीं बदलेगा। लेकिन थोड़ी कमी इसमें आ जाती है, इसमें है कि ये मेन वर्ब की भूमिका कर लेगा। इसके साथ हो सकता है V1 के बदले और भी, जैसे यूज टू का भी बिफोर भी यूज हो जाता है, ये कैसे हो जाएगा, इसके पहले और भी हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको
इसको अलग कर दिया गया। हम चर्चा हम एक एक पर करेंगे, नीट पर करेंगे, डेयर पर करेंगे, वुड पर करेंगे, या कैन, कुड, मे, मट, एक भी नहीं छूटेगा। कॉमन एरर के लिए, क्लोज टेस्ट के लिए, सीक्वेंस के लिए, रिटेन के लिए, स्पीकिंग के लिए, सब बहुत ही ज़रूरी है। सबको हमें ज़रूरत है, इसलिए हम सबको बेहतरीन ढंग से जानेंगे। तो बस इतना, आप इसको याद रखिएगा। लेकिन आपको मैं जितना दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन क्लास में, आपको मैंने नाउन से लेके अभी तक जितना दिया हूँ, और इसके बाद भी एक क्लास जो लेने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश में, तो इस सारी चीज़ को आप एकदम याद करके रखो। चाहे याद आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर रटने की जो है आप रट के तैयार करो। जैसे मैं कल भी कुछ देने जा रहा हूँ आपको, अगले वीडियोज़ में देने जा रहा हूँ मैं आपको। कल जो मैं वीडियो दूंगा आपको, तो उसमें आप देखेंगे कुछ चीज़ वहाँ भी रटने की चीज़ है जो उसके बिना आपको मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैंने ये सबूत दिया, तो इसको अभी से आप तैयार रखो यार, अभी से आप तैयार रखिए, और उसको तैयार रखने के बाद आप उसको पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। जो इंग्लिश का एक बेसिक चीज़ है, जड़ है, उसी ये नींव है, हम उसी पर अपनी इंग्लिश को खड़ा करेंगे। भाई पहला लेसन शुरू करेंगे तो पहला लेसन तो इंट्रोडक्शन पर जो है आपको ये रहेगा, बनाया जाएगा। इसी की नींव पर हम खड़ा करेंगे उसको, वहीं से शुरुआत करेंगे, उसमें सब उठ के जाएगा। तो फिर हम वहाँ जो बातें उठेंगी तो वो बात मैं उसके पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश में जो जितनी क्लासें मैंने ली है सब में मैंने इसको दे दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि आगे मैं किस शब्द का, किस वर्ड का, किस चीज़ का प्रयोग मैं करूँगा। तो वो पहले थोड़ा सा बच्चे को दे दीजिए ताकि बच्चा को नॉलेज रहे और पढ़ाने में हमको दिक्कत ना हो, और ना आपको, आप बच्चों को समझने में दिक्कत होगी। तो मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको शायद मेरा हर क्लास बहुत अच्छा लगता होगा। और जरूर लिखो, कमेंट जरूर लिखो मेरे को भाई यार। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया अगर नए देखने वाले नए दर्शक हैं आप, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए आपकी प्रेरणा है, और वो मैं उसको प्रेरणा मान के चलता हूँ कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करते इसका मतलब आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई को अप्रिशिएट कर रहे हैं। दूसरी बात कि सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुटिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुटो, और टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको जितना PDF वगैरह सब काफ़ी डालने जा रहा हूँ। और मैं एक डाला था सिर्फ वो नाउन पढ़ाने के बाद, आप उसको भी उसका आंसर मिला लेंगे, मैं PDF में डाल दिया हूँ टेलीग्राम पे। और सारे लोग अब जुटो टेलीग्राम से अब, और सब्सक्राइब करो भाई, और शेयर कर दीजिए, सभी लोग लाइक करो, ये सब चीज़ करना चाहिए, आप सबको करते रहिए। और यही तो फिर हमारा डिमांड है आपसे, और मैं तो ढेर सारी चीज़ दे रहा हूँ। तो चलिए हम लोग मिलकर आपस में बढ़ें। बस मैं इसी के साथ मैं अपना इस वीडियो को एंड करता हूँ। तब तक तमाम बच्चों को मेरी हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।